हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ये आपका पेपर का नाम है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। इसमें हम पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम करते हैं शुरुआत। देखो, जो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, शिक्षण का अभिप्राय है। तो शिक्षण का अभिप्राय किससे होता है? पहला ऑप्शन है पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है सिखाना, तीसरा है अधिगम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का जो अभिप्राय है वो किससे है? वो है पढ़ाना से संबंधित, क्योंकि यहाँ टीचिंग कह रहा है, शिक्षण कह रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर अपने लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन अपने लोग पढ़ लेंगे। तो जो शिक्षा का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? शिक्षक से नहीं है, या विद्यार्थी से, या पाठ्य पुस्तक से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षण का जो संबंध है वो विद्यार्थी से भी है, शिक्षक से भी है और पाठ्य पुस्तक से भी है। इसलिए हम चौथे ऑप्शन में चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? तो आपको इससे ये कथन पूछ रहा है कि ये कथन है वो किसका है? शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, तो ये है बीएफ स्किनर का। ए ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है ये आपकी बर्टन की है। ठीक है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा हो, चाहे प्रेरणा की बात करें, निर्देशन की, और निर्देशन और प्रोत्साहन, यहाँ पे प्रोत्साहन लिखा है, तो ये बर्टन की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ होते हैं। अगर हम शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ की बात करें तो कितने स्तंभ होते हैं? 3 स्तंभ होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शिक्षण होता है। तो शिक्षण होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? शिक्षण जो होता है वो सुनियोजित होता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण सुनियोजित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। तो शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, क्वेश्चन नंबर 7। तो कैसी समस्या होती है? शिक्षण माध्यम की समस्या होती है, या सह शिक्षा की भिन्नता, या व्यक्तिगत भिन्नता? तो शिक्षक के समक्ष शिक्षण में जो समस्या होती है, शिक्षण माध्यम की भी समस्या हो सकती है, सह शिक्षा की भिन्नता की भी हो सकती है, और व्यक्तिगत भिन्नता की भी हो सकती है। इसलिए उपरोक्त सभी यानी डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अव्यय व अवरोधन से संबंधित है। तो यहाँ पे ये समझ लो थोड़ा, जो अव्यय है, अव्यय का क्या मतलब है? देखो, अव्यय की अगर हम बात करें तो अव्यय का मतलब है पढ़ाई को छोड़ना, या फिर जैसे कोई बच्चा है वो बीच में ही पढ़ाई को अपनी छोड़ देता है। जैसे मान लो कक्षा 1 में बच्चे ने प्रवेश लिया और कक्षा 2 पास किया, 3 पास किया, 3 पास करने के बाद विद्यालय छोड़ दिया, तो ये हो गया अपव्यय। ठीक है, और अगर हम अवरोधन की बात करें तो अवरोधन का मतलब ये होता है जब बच्चा एक क्लास में बार बार रुक रहा है, या एक क्लास में बार बार बच्चा फेल हो रहा है, तो हम इसी को बोलते हैं अवरोधन। ठीक है, तो वो कह रहा है अव्यय व अवरोधन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये आप क्वेश्चन आपका पूछा है। तो 8वें क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा विद्यार्थी से संबंधित, क्योंकि अव्यय व अवरोधन किससे संबंधित है? विद्यार्थी से संबंधित है, क्योंकि बार बार बच्चा है ना, वही तो फेल हो रहा है और बच्चा ही स्कूल छोड़ रहा है बीच में, तो ये बच्चे से संबंधित है।
नमा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सा विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो ये है वो है आदर्शवादी। पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, कथन है, यानी संपूर्ण जीवन ही क्या है, शिक्षा है। ये कथन किसका है, तो ये है स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन है ब्लूम के प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है, तो ब्लूम का ज्ञानात्मक है और क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक सही है, क्रियात्मक सही है, भावात्मक सही है, तीनों ही पक्ष सही है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संप्रेषण की विशेषता होती है। तो संप्रेषण की क्या विशेषता होती है, देखो संप्रेषण जो होता है, पहला है विचारों की गहनता, बी है पारस्परिक अंतःक्रिया, सी है अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि विचारों की गहनता भी होती है संप्रेषण में, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो पारस्परिक अंतःक्रिया भी सही है, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान भी सही है, इसलिए हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है संप्रेषण का कार्य है, तो संप्रेषण का क्या कार्य है, तो देखो ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, बिल्कुल सही बात है। कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, बिल्कुल सही है। अनुभूति करना, ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, तो पाठ्य वस्तु जो विश्लेषण विधि है उसमें प्रयुक्त क्या होगा, लिखित संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण या आ व दोनों। तो देखो लिखित और मौखिक दोनों संप्रेषण यूज होंगे या प्रयुक्त होंगे, तो सा वाला ऑप्शन इसका सही था। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है, तो कक्षा में संप्रेषण का माध्यम यानी बातचीत का माध्यम क्या हो सकता है, मुख्य माध्यम या हार्डवेयर उपकरण या पुस्तकें या मुख्य माध्यम हार्डवेयर उपकरण। तो 15वें का आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो देखो इसका हो जाएगा मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, स्टार लगाते हैं। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, तो कक्षा में संप्रेषण का जो प्रारूप होता है वो शाब्दिक होता है या फिर अशाब्दिक या शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, या फिर लिखित संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें हम जाएंगे सा ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। कक्षा में जो संप्रेषण होता है वो शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, तो जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसका आकलन किया जाता है ग्लोब की प्रविधि से। किससे किया जाएगा, ग्लोब की प्रविधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के देखो शिक्षार्थी भी है, शिक्षार्थी नहीं होगा तो शिक्षण नहीं होगा, और शिक्षक नहीं होगा तो भी शिक्षण नहीं होगा, और शिक्षार्थी होगा, शिक्षक भी होगा लेकिन विषय वस्तु नहीं होगी यानी पाठ्य वस्तु नहीं होगी तो भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति है, तो भूगोल के लिए कौन सी युक्ति उपयोगी है, देखो पर्यटन युक्ति बिल्कुल सही है, प्रदर्शन युक्ति ये भी सही है, कहानी युक्ति ये भी सही है। इसलिए देखो 1 मिनट रुकिए, पेज कहीं पे मिस हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में पेज कहीं पे मिस हुआ है, ये 18वें क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट 36 नंबर आ गया, ठीक है, आगे पीछे करके हम देख लेंगे कहाँ से क्या होगा। तो देखो 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूगोल शिक्षण के लिए कह रहा है, तो पर्यटन युक्ति ठीक है, क्योंकि भूगोल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है, ठीक है, कह रहा है विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्रोफेसर राय।
अगला क्वेश्चन है 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध किया गया। सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध किया गया। ये जो है शोध किया किसने? ठीक है, 38 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा डॉक्टर एलन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। तो जो पर्यटन है वो सबसे अधिक जो सहायक है वो किस में है? तो देखो पर्यटन वाला अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था भूगोल में। भूगोल वाला जो पहला वाला 36 नंबर क्वेश्चन था वो भी यही था। अगला जो क्वेश्चन है वो है 40 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, ये कथन किसका है? तो जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, तो ये कथन हम चले जाएंगे म्यूलिक के साथ। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41, खेल विधि के लिए आवश्यक है। तो खेल विधि के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता की आवश्यकता है, या रचनात्मक या मानसिक शक्तियों का विकास। तो चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अगर हम छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन की बात करें तो हम रूसो के साथ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। तो सामूहिक चर्चा की बात कर रहा है, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां। तो विचार सहमति बिल्कुल सही है, सम्मेलन ये भी सही है, विचार गोष्ठी ये भी सही है, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। तो जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है अध्यापक से, बी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक से, सी ऑप्शन है मॉनिटर से, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो बहुश्रेणी जो शिक्षण विधि संबंधित है ये है मॉनिटर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो चिकित्सा से संबंधित विधि है वो है अवलोकन विधि, यानी चौथा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है कथन है। प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, तो ये जो कथन है वो किसका है? ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे पार्कर के साथ। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। तो प्रश्नोत्तर विधि से किसका संबंध है? अन्वेषण का है। अन्वेषण का मतलब खोज है, अनुसंधान, रिसर्च और तर्क, इसका मतलब है उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो हाँ या ना वाले कैसे प्रश्न होते हैं ये आपको बताना है। क्या वो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, या बोध प्रश्न होते हैं, या समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, या फिर अनुचित प्रश्न होते हैं? हाँ और या ना ये होते हैं अनुचित प्रश्न। द वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 49 की तरफ देखिए, बहुश्रेणी शिक्षण स्तर, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। तो ये प्राथमिक स्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। तो पहला ही ऑप्शन सही है, बालकों की त्रुटियों का पता लगाना है या उनकी कमजोरियों का पता लगाना है। बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध नहीं करना, समस्या को दूर नहीं करना है, समस्या का प्रयोग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? प्रेरणा के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, मूल्यांकन के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए।
तो हम क्या करते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, इसमें किया जाता है बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना और उस कमजोरी को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 52, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य। तो बाल केंद्रित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है बालक का सर्वांगीण विकास। क्या हो जाएगा? बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। तो क्रियापरक शिक्षण आधारित जो विधि है वो कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि बिल्कुल सही है, किंडरगार्टन ये भी सही है, खेल विधि ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है किस प्रकार की कक्षा में? तो ये बहु कक्षा शिक्षण में, बहु कक्षा जो शिक्षण है इसमें अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55, ये कह रहा है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। तो छात्रों में प्रशिक्षण के समय क्या चीज़ विकसित की जाती है? तो ये किया जाता है कौशल। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है? क्वेश्चन नंबर 56, तो ये है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की है? तो सन पूछ रहा है, किस सन में की है? इसने की है 1970 में, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आ गया 58, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाता है। ये कथन किसका है? तो इस किस्म कथन की बात करें तो यह है क्लार्क का। किसका? क्लार्क का। नेक्स्ट है बिकमिंग बेटर्स टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच, किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है, तो ये आपको बताना है ये किसकी पुस्तक है। 59, तो ये पुस्तक है डॉक्टर B.K. पासी, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षार्थी पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं या शिक्षण कौशल बताए, तो कितने बताए हैं ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसमें हम जाएंगे सा ऑप्शन के साथ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। तो जो पाठ योजना है, लेसन प्लान है, इसका जो प्रथम बिंदु होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। अगला है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। तो जो प्रस्तावना कौशल है इसका जो संबंध होता है वो होता है पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह कथन किसका है? प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह कथन किसका है? तो ये है कोलविन का। किसका है? कोलविन का है। अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो अधिगम की बात करें तो लक्ष्य प्राप्त करना ये भी अधिगम का कार्य है, सीखना ये भी है, व्यवहार करना ये भी है। इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय का अवरोधन, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, ये भी सही है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, ये भी सही है। इसका मतलब जो चौथा वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है इसे समझो। अव्यय तथा अवरोधन बिल्कुल सही है। शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, ये भी सही है। छात्र उपलब्धि कमजोर होना, ये भी सही है। इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। न्यूनतम का अर्थ है, तो न्यूनतम का क्या अर्थ है ये आपको बताना है।
तो देखो न्यूनतम का जो अर्थ होता है तो वो है कुशलता का अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया गया है, यही न्यूनतम का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 68, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। शिक्षण में सुधार सही है, शिक्षण विधियों में सुधार ये भी सही है, परीक्षा प्रणाली में सुधार ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी। न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की हम बात करें तो अधिगम क्या हो जाएगा, अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए, यानी न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता होती है? अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। शिक्षण अधिगम का अर्थ उसे समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित, यहाँ पे बेटा लिखित लिखा है, लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। कथन किसका है? अगर हम इस कथन की बात करें तो ये कथन है ईसी डेंटा का। किसका? ईसी डेंटा। अगला क्वेश्चन है 71वां, देखिए, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो शिक्षक किसका प्रयोग करता है? फिर करेगा सहायक सामग्री का प्रयोग। मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए है? तो अगर हम मानचित्र की बात करें तो यह भूगोल विषय के लिए अधिक उपयोगी है। भूगोल में ही मानचित्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जा सकता है। किसके माध्यम से रखा जा सकता है? पुस्तकालय के माध्यम से? जी नहीं। संग्रहालय के माध्यम से? बिल्कुल नहीं। रेडियो के माध्यम से नहीं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था। तो कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया था? तो इसका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 75, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। तो अगर हम भारत में कंप्यूटर के विकास की बात करें तो ये 1961 की बात है। 1961 में भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। तो इसका हो जाएगा डेनियल डेविस। क्या हो जाएगा? डेनियल डेविस। क्वेश्चन नंबर 77, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ है? तो ये हुआ है 1877 में। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? अगर हम विज्ञान किट की बात करें तो इसमें 110 वस्तुओं को शामिल किया है। कितना? 110। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? अगर हम सर्वाधिक रुचि जागृत की बात करें तो भाई दृश्य श्रव्य सामग्री, जब बच्चा अपनी आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, तो उस सामग्री में बच्चा अधिक रुचि लेगा। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 80, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास, बिल्कुल सही है। मानसिक विकास, बिल्कुल सही है। बालक का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है बालक का सर्वांगीण विकास। अब बालक के सर्वांगीण विकास में ही बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ऐड हो गए, इसलिए हमारा सब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, सहायक शिक्षक सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। तो सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का कौन सा विकास होगा? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या भाषाई विकास? तो सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, भाषा की विकास भी होता है, और ये सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, चलिए अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण के घटक है। तो संप्रेषण के घटक प्रेषक भी है, संदेश भी है, ग्राही भी है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगाओ। कंप्यूटर में निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। ऐसे कौन सी है इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों नहीं है?
टेलीविज़न में देखो आवाज़ भी है और चित्र भी है, कंप्यूटर में चित्र भी है आवाज़ भी है, चलचित्र में आवाज़ भी है चित्र भी है, रेडियो में नहीं है, रेडियो में आवाज़ है लेकिन चित्र नहीं है, दृश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, भ्रमण प्रवृत्ति के चरण हैं। तो भ्रमण प्रवृत्ति के कौन से चरण हैं ये आपको बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव बिल्कुल सही है, पर्यटन स्थल का चयन ये भी सही है, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो, शिक्षण को आनंददायक, बच्चा खेलेगा तो बिल्कुल आनंद आएगा, और गतिविधि करेगा तो मनोरंजन और रुचिपूर्ण, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, खेल, गतिविधि, प्रविधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि भी है, वर्णन विधि भी है, कहानी कथन भी है, इसलिए चौथा वाला सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो 87 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर, यानी पहले से ज्ञान है जिस चीज़ का, ठीक है, उसी पर आधारित नए ज्ञान को आधारित करना है। इसका मतलब ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहला वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है देखिए 88, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है रेमेंट का है, वह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो उपचारात्मक हेतु क्या कराया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन, ये भी सही है। समूह चर्चा भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखो 90 पे हम पहुंच गए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रभावी शिक्षण की प्रक्रिया है। तो प्रभावी शिक्षण की प्रक्रिया एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों है, इसलिए सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, समझो। शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। यह कथन किसका है, रेमेंट का है। सा ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं। तो इसमें देखिए गृह कार्य बिल्कुल सही है, बार बार आवृत्ति करेगा। मासिक परीक्षा भी सही है। छात्रों से पाठ समझाने को कहना, यह भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसमें हम जाएंगे चौथे वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो उपचारात्मक जो शिक्षण है उसके लाभ क्या है, यानी छात्रों की कठिनाइयों दुर्बलताओं का पता चल जाता है, बिल्कुल सही बात है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये भी सही है। छात्रों का पथ प्रदर्शक होता है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है शिक्षण के सूत्र हैं। तो शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात, बिल्कुल सही है। सरल से कठिन, ये भी सही है, और स्थूल से सूक्ष्म, ये भी सही है। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, चलिए समझिए इस क्वेश्चन को।
प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रश्न जो हो वो सरल और स्पष्ट ही होनी चाहिए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, ये भी बात सही है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो प्रत्येक कक्षा से किए जाएं। अगला है प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले होने चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, विवरण विधि से शिक्षण करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? विवरण का विषय वस्तु से संबंध हो, सही कहे ये बात है ये। विवरण सरल व स्पष्ट हो, ये भी सही है। विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो, तो बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, व्याख्यान विधि के लाभ हैं। तो व्याख्यान विधि है, इसके लाभ क्या हैं? स्वाध्याय की भावना का विकास, सही है। पाठ के हर पहलू का ज्ञान, ये भी सही है। अधिकतम सूचना तथा तथ्यों का ज्ञान, ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रवृत्ति का महत्व है। तो इसमें देखिए मानसिक विकास की उपयोगी, सही है। जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है। सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है। तो देखिए अगला जो है विगत वर्षों की परीक्षा के 2017 का प्रश्न पत्र है। तो ये 2017 का हम प्रश्न पत्र आराम से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, यहाँ से आपके पेपर शुरू हो गए। देखो शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपक मार्गदर्शक दिशाबोध और प्रोत्साहन का कथन है। तो ये कथन अभी हमने पढ़ा था, ये रायबंद का है, ठीक है। देखो ये भी हमने पढ़ा था कि भाई प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां हैं वो कौन सी विधियां हैं। तो प्राचीन कालीन जो विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसी? शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का या समय अवधि का या फिर बच्चों की रुचि या मानसिक स्तर का या परीक्षा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर, ये आपको ध्यान रखना है शिक्षण करते समय कि बच्चा किस में रुचि ले रहा है और उसका मानसिक स्तर क्या है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का जो माध्यम है वो क्या है? शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ ही शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का एक माध्यम है। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं, तो शिक्षण विधियाँ किस पर आधारित होती हैं ये आपको बताना है। तो शिक्षण विधियाँ होती हैं शिक्षण सूत्रों पर आधारित। अगला है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति। तो किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है उसके जन्मदाता फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ा हुआ आ गया। संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय द्विपक्षीय दोनों, तो सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? अब देखो 4 शिक्षण सूत्र दिए हैं, 4 में से कौन सा उपयोगी है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। उपयुक्त शिक्षण सूत्र ब वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, ब वाला सही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा होगा स वाला, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जिसे हम देख सके सबसे पहले वो, और जिसे हम ना देख सके उसके बाद उसे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। नमा देखिए आप, शिक्षण का समान अंग नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सा अंग समान अंग नहीं है ये पूछ रहा है। क्रियाशीलता का सिद्धांत तो है, रुचि का भी सिद्धांत है और नियोजन का भी सिद्धांत है, लेकिन परिणाम का कोई भी सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे समझो आप, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है
ये गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसके जनक कौन है? कोलर, कोपका और वर्दीमर, जिन्होंने प्रयोग करा था चिंपांजी पर। 11वां, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, यह है विज्ञान विषय में। किसमें? विज्ञान विषय में। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर, ब वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु उपयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? तो भैया पूर्व ज्ञान की जानकारी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रस्तावना कौशल होगा। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कहानी द्वारा कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। 2017 का पेपर सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे 2018 का पेपर क्या कहता है। ठीक है, ये 2018 का पेपर आ गया। देखो कह रहा है आपसे शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो 3 है और 1 नहीं है, वो पहचानना है। क्रियाशीलता का अभी पढ़ा बिल्कुल है, प्रेरणा का भी सिद्धांत है, रुचि का भी है, प्रयोगात्मक कार्यविधि बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण के घटक हैं, तो प्रेषक भी है, संदेश भी है और ग्राही भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य नहीं है, तो श्रव्य दृश्य हमने पढ़ा था, चलचित्र भी है, कंप्यूटर भी है, टेलीविज़न भी है, लेकिन रेडियो नहीं है। रेडियो में खाली आवाज़ है, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ है। ठीक है, चित्र नहीं है। अगला है देखो भ्रमण प्रविधि के चरण। तो जो भ्रमण प्रविधि के चरण हैं कौन कौन से हैं? इसमें है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, बिल्कुल सही है। पर्यटन स्थल का चयन, ये भी सही है। पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखो प्रयोग करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, किस में करोगे? विज्ञान में करोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बार बार अगर कोई दोहराओगे पाठ के लिए तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा? आवर्ती का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण को आनंददायक बनाना है, मनोरंजन बनाना है और रुचिपूर्ण बनाना है। तो जाहिर सी बात है खेल, गतिविधि एवं प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार कौन से हैं? तो कहानी भी है, वर्णन भी है, कहानी कथन भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये शिक्षण सूत्र नहीं है, सिद्धांत है। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 देखो, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? देखो पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान पर ही आधारित, तो जाहिर सी बात है ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाएगा। 10वें का क्या हो जाएगा? पहला ही वाला सही हो जाएगा। सहयोग की भावना का विकास, तो सहयोग की भावना किस में होगी बताओ? समूह चर्चा में होगी या फिर वाद विवाद में होगी? क्लियर आपको बताना है। तो सहयोग की भावना होगी समूह कार्य में, समूह कार्य में होगी सहयोग की भावना। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो बताया अभी कहानी के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां 14वां, शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। एक कथन किसका है? तो ये रेमेंट का है। बा वाला ऑप्शन सही है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो इसमें क्या है देखिए
अभ्यास कराया जाता है, बिल्कुल सही है। खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, ये भी सही है। सामूहिक चर्चा करना, यह भी सही है। उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। अगला जो पेपर आया है ये आपका 2019 का पेपर आ गया, ठीक है, 2019 का पेपर। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह कथन किसका है या फिर यह किसने कहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये है B.O. स्मिथ। सब वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का हम किस में प्रयोग करते हैं? तो आगमन विधि का किया जाता है व्याकरण में प्रयोग। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो ये है भैया विषय वस्तु की प्रकृति। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला देखिए, चौथा पांचवा, कक्षा शिक्षण में संप्रेषण का घटक नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देखो इसमें संप्रेषण का माध्यम शिक्षक भी है, पाठ्य वस्तु भी है, छात्र भी है, लेकिन क्या है, अभिभावक नहीं है। सा वाला ऑप्शन। अगला है शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी या काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना शिक्षण का सिद्धांत है। तो भाई इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी की बात कर रहा है, काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना यह किस शिक्षण का सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा अभिप्रेरणा व एवं रुचि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो इसमें हम जाएंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट है पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो ये दिए फ्रोबेल ने। सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है छात्रों को अपने भावों विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना प्रविधि में आता है। किस में आता है, कौन सी प्रविधि में आता है? तो ये हो जाएगा आपका वाद विवाद प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 9-10 पे नज़र डालते हैं। कह रहा है प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता। तो जाहिर सी बात है प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता हैं वो सुकरात हैं। इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगाओ। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण क्या होगा, स्पष्टता के साथ होगा। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण स्पष्टता के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक जो अपनाएगा वो बहुकक्षा शिक्षण अपनाएगा। कैसा? बहुकक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाएगा? व्याख्यान में, नियमन में, पुनर्वलन में या उद्दीपन परिवर्तन में। तो ये तो सबको पता होगा, ये है पुनर्वलन कौशल, रीफोर्समेंट। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक टीएलएम का प्रयोग करने से, टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होगा? छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य होगा, सही है। छात्रों को मानसिक विकास होगा, बिल्कुल सही है। छात्रों का बौद्धिक विकास होगा, ये भी सही है। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो ये सिर्फ और सिर्फ दृश्य है, ठीक है, सिर्फ आप इसे देख सकते हो। अगला जो आपका है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? देखो यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो मानचित्र है क्या? ये देखो पहले प्राकृतिक प्रगति की बात कर रहा है, तो देखो कंकड़ पत्थर हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, लेकिन मानचित्र नहीं है, इसलिए वह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आप देखो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए हमने 2022 और 2023 के पेपर बिल्कुल सॉल्व कर दिए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2022 और 23 के हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप 2022 और 23 के सारे पेपर देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।